एक हरियाणवी में एक कहावत है, देनी पड़ी बुनाई घटा बताया सूत। यानी कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से पैसे लेकर काम चला लिया करता है और जब उसको वापस देने होते हैं तो वह बहुत सारे नुक्स निकालने लगता है। इस कहावत का यही मतलब है कि जब लेना टाइम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और जब देना पड़ जाता है तो यहाँ पर वो बताते हैं कि आपकी बात गलत है, या फिर आप ऐसे क्यों मांगते हो, या फिर आपके अंदर खोट है। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। साले का कर्ज और पत्नी का चरित्र, किस तरह लगाया पति ने अपना सातिर दिमाग। पुनीता हत्याकांड की आज यहाँ पर कहानी लेकर आया हूँ, जो कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल के वाटिका विहार कॉलोनी की है, जहाँ पर राजेश और उसकी पत्नी पुनीता ये एक साथ रहा करते थे। दोस्तों, राजेश की शादी 16 साल का जब राजेश था तभी उसकी शादी पुनीता से हो गई थी। पुनीता की उम्र उस वक्त 15 साल थी और शादी हुई थी 2002 के अंदर। और अब फिलहाल उनको 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है, एक 10 साल का लड़का है। अच्छे से समय गुजर रहा है। और जो राजेश है वह सूर्यवंशी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर जॉब किया करता है। तो यहाँ पर पत्नी घर पर रहा करती है और राजेश जॉब पर जाया करता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे और खर्चा भी उनका बढ़ता जा रहा था। बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों की आगे परवरिश अच्छी से करनी थी और उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, घर भी बनवाना था उनको, घर भी किराए का था और यहाँ पर खर्चे उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आमदनी यहाँ पर कम थी, तो यहाँ पर बड़ी परेशानी उस परिवार को होने लगी थी। जब आमदनी कम होती है और खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उस परिवार के अंदर कलेश और युद्ध एक दूसरे से होने लगता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये परिस्थिति जब बन जाती है तो ऐसा ही यहाँ पर होने लगता है। दोनों पति पत्नी कहते हैं कि खर्चा किस तरह से चलाएं, ये तो बहुत बात बिगड़ गई, हमारे पास कुछ बैलेंस भी नहीं है। बैलेंस होता तो कम से कम बच्चे पढ़ लेते और घर बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में कमा लेते। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुनीता अपने भाई मंगलेश के पास फ़ोन करती है और उससे सारी कहानी बताती है। तो उससे 2 लाख रुपए भी मांग लेती है। मंगलेश उसकी मदद कर देता है अपनी बहन की और 2 लाख रुपए उन्हें दे देता है। जैसे ही 2 लाख रुपए उनके पास आते हैं तो उनका सारा काम धंधा सही हो जाता है। अब अच्छे से समय गुजरने लगता है। तय तिथि रख दी जाती है कि इस तारीख को ये पैसे वापस देने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोरोना काल चल जाता है तो राजेश की जॉब भी छूट जाती है और उसके पास अब घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, वह कर्जे को कहाँ से देता। और इधर उसके भाई, जो लड़की थी, औरत थी, उसके भाई का टाइम आ गया था जब के लिए उसने पैसे लिए थे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब राजेश से उसकी पत्नी पुनीता पैसे मांगने लगती है कि मेरे भाई के पैसों को दे दो, उन्होंने किसी और से कर्ज लेकर दिए हैं। तो उसका यहाँ पे ब्याज भी बहुत सारा बढ़ गया है, मेरे भाई के ऊपर वह दबाव डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी पुनीता इस बात के ऊपर चर्चा करती तो राजेश उसके ऊपर उल्टा भड़क उठता और यहाँ पर उसके अंदर खोट देखने लगता, क्योंकि उसकी अब औकात नहीं रही थी उसके पैसे उतारने की। दोस्तों, यहाँ पर पुनीता एक सब्जी बेचने वाला होता है, ठेले वाला, वह उनके घर पर आ जाया करता है तो उससे बात कर लिया करती है। कई बार वह ठेले वाला उनसे बात करता करता उन दोनों पति पत्नी के पास भी बैठ जाया करता है। बिल्कुल साफ मन का बता रहे थे वो जो आस पड़ोस के लोग थे वहाँ के। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो राजेश होता है अपनी पत्नी में खोट निकालने लगता है और कहने लगता है कि तू तो उस सब्जी वाले के चक्कर में पड़ी हुई है, मैं जानता हूँ तुझे। यानी कि जब भी पैसे देने की बात घर में होती तब यही बात आती जो राजेश होता अपनी पत्नी से कहता कि तू उस ठेले वाले के चक्कर में पड़ी हुई है, सब्जी वाले के आगे पीछे घूम रही है तू। लेकिन उसकी पत्नी रो रो कर कहती कि तुम कहते क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, वह तो मेरा भाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब राजेश परेशान सा हो जाता है कि पत्नी बार बार इसके भाई के पैसे मांगती है तो उसके भाई मंगलेश पर ही फ़ोन कर देता है और साले से कहता है कि तुम्हारी बहन अब गैर चलन हो चुकी है, इसको समझा लेना, ये अच्छे काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पर मंगलेश पूरी बात को समझ नहीं पाता है। असलियत में मंगलेश को समझ जाना चाहिए था कि पैसे देने का टाइम हो रहा है और अब यहाँ पर यह बहाने लगा रहा है। लेकिन मंगलेश समझता नहीं है और चुपके से फ़ोन कट जाता है उनका। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मंगलेश ने बहन पर फ़ोन किया, हालचाल पूछा। वह सोच रहा था कि बहन बता देगी, लेकिन बहन कहती है कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से रहो। यहाँ पर बहन अपने भाई को परेशान नहीं करती है और कह देती है कि तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई भी चुपचाप फ़ोन काट देता है। उसके बाद राजेश से फिर जब उसकी पत्नी पैसे मांगती है
तो राजेश फिर से गर्म हो जाता है और फिर अपने साले के पास फ़ोन कर देता है और यहाँ पर कह देता है कि तुम्हारी जो बहन है वह गैर चलन है, किसी के साथ घूमती है। अब यहाँ पर कमलेश जो भाई होता है वो अपनी बहन के पास फ़ोन करके उसको धमकाता है कि तू कर क्या रही है। बहन कहती है कि भाई तुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे घर में, लेकिन अब तू चुप रहे, तू अपने जीजा का शिकाया हुआ है, तू चुप रहे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुनीता के फ़ोन से ही एक दिन उसके भाई कमलेश के फ़ोन पर सुबह सुबह फ़ोन जाता है। कमलेश का वही रोज़ रोज़ का राग कि अब फिर से जो मेरा जीजा है वो फ़ोन कर रहा होगा और कह रहा होगा तुम्हारी बहन बदचलन है। लेकिन अब की बार जब वो फ़ोन देखता है, वह ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो वो फ़ोन चार्जिंग पर था, फ़ोन देखता है जा करके तो वहाँ पर उसकी बहन पुनीता के फ़ोन से फ़ोन आया था। पुनीता कभी भी उसके पास फ़ोन नहीं किया करती थी अपने भाई के पास, जब करता था तो उसका भाई कमलेश ही फ़ोन करता था। तो यहाँ पर उसको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है इन दोनों के बीच में। एकदम से फ़ोन उठाता और कहता है कि हाँ बहन क्या बात हुई। लेकिन दूसरी तरफ से उसका जीजा राजेश बोल रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हारा जीजा बोल रहा हूँ और तुम्हारी बहन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अवैध संबंधों में है तो तुम्हारी बहन का प्रेमी उसको मार करके यहाँ पर चला गया है, उसकी लाश घर के अंदर पड़ी हुई है। यह सुनते ही कमलेश के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और फिर पुलिस के पास वो फ़ोन कर देता है। राजेश भी कह रहा था कि मैंने भी फ़ोन कर दिया है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है, लाश को कब्जे में लेती है और वह बताता है राजेश कि मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और पीछे से इसका प्रेमी इसको मार गया। दोस्तों यहाँ पर प्रेमी वही रिक्शे वाले को बता रहा था और अब यहाँ पर पुलिस अपनी पूछताछ करती है, पड़ोसियों से भी पूछती है पुलिस, तो पड़ोसी बताते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत हुआ करता था और अभी भी इनके बीच में झगड़ा हो रहा था और यह कहीं बच्चों को लेकर नहीं गया, यह तो यहीं पर था। दोस्तों उसके बाद पुलिस घर के अंदर और ज़्यादा घुसती है तो बाथरूम के अंदर खून से सने कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ पर भेद खुल जाता है और पति को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है, तुम दूसरे के ऊपर ब्लेम क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर राजेश बताता है कि उसको शक भी था और दूसरी बात वह चिकचिकबाजी ज़्यादा करती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, वह अपने भाई के पैसे मांगा करती थी, इसलिए मैंने उसको मौका देकर जान से मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर पैसों के ऊपर अपनी पत्नी को अपने जान से मार दिया, जिस पत्नी के साथ वह 15 साल की उम्र से रह रहा था और फिलहाल वह 30-40 साल का हो चुका था। तो उस पत्नी को मार दिया जो बचपन से उसके साथ थी, सिर्फ 2 लाख रुपए के ऊपर। अगर उससे नहीं हो पा रहे थे तो वह अपने साले से भी हाथ जोड़ सकता था कि भाई मेरे पास पैसे अभी नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे कमाऊंगा और धीरे धीरे दूंगा। लेकिन ऐसा हो जाता है पैसे के पीछे, परिवार के लोग भी कुछ नहीं लगते हैं जब किसी के सर पर पैसे का भूत चढ़ता है या फिर किसी के सर पर कोई बदले की भावना होती है या कोई बदला लेने की भावना उसके जहन में उतर जाती है। यहाँ पर उसके दिल में यह बात भी उतर गई थी कि उसकी पत्नी बार बार उससे टॉर्चर करती है, बेइज्जत करती है, तो उसके अंदर यह भावना बैठ गई थी कि अब इसका बदला मैं ज़रूर लेकर रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह कांड इस तरह से हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय पूरी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं इनके बारे में भी आप ज़रूर बताया करें, जिससे कि हम और बहुत सारे प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आएँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक सावधान रहें और सतर्क रहें, अपनों से भी बचकर रहें, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, बहुत कातिल है। जय हिंद, जय भारत।